आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको बहुत अच्छे से डीप डाउन पता है कि वो आपके साथ इनकंसिस्टेंट हैं रिलेशनशिप में। जितने भी एफ़र्ट हैं, वो सब आप ही कर रहे होते हैं। आप ही झुक रहे होते हैं, आप ही आगे बढ़ के मना रहे होते हैं। वो खुश रहें इस बात की ज़िम्मेदारी आपकी है पूरी तरह से और आप उसे निभा भी रहे होते हैं। आपको अंदर से ये भी पता है कि ये सिस्टम ना ये ठीक नहीं है। ऐसे नहीं चलनी चाहिए चीज़ें। लेकिन तब भी आप रिलेशनशिप में बने रहते हैं। कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा कि जो लोग हमारी वैल्यू नहीं भी करते, हम उन्हें नहीं छोड़ पाते। हमारी हर कोशिश वो होती है फिर कि हम उनके साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और उसके बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेप्स बताऊंगा, बिल्कुल एक्सपर्ट स्टेप्स बताऊंगा कि जिनको यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में इस वाले ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि हाँ, जो मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे उनके साथ में एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में फिर हमेशा इन्फीरियर ही फील करूँगा या करूँगी। पता है, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन ट्रैप। हमारा ब्रेन एक्चुअली इस तरह से वायर्ड होता है ना कि जब भी कभी हमें कोई भी रिवॉर्ड कंसिस्टेंटली ना मिले, इनकंसिस्टेंटली मिले, मतलब कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि हमें कब रिवॉर्ड मिलेगा, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा लालसा होती है। हम बिल्कुल एडिक्टेड होते हैं इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर वो आपको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करते हैं और फिर एक दिन अचानक से आप पे थोड़ा सा प्यार बरसा देते हैं, आपको थोड़ी अटेंशन दे देते हैं, तो फिर आपका मन पूरी तरह से उनमें आसक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनकी तरफ से आपको अटेंशन देने में। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो आपको रोज़ अटेंशन देंगे, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में क्या है, रोज़ अटेंशन मिलती है, रोज़ एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे की तारीफ़ की जाती है, एक दूसरे को वैल्यूड फील कराया जाता है। लेकिन इस तरह के रिलेशनशिप में आपको ये नहीं पता है कि आपको कब वैल्यूड फील कराया जाएगा, तो हम हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और जब भी हमें वैल्यूड फील कराया जाता है तो उस टाइम हमें जितना अच्छा लगना चाहिए ना, उससे बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर से। हमारा डोपामिन जो स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे होता है। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न के लिए हमारा ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है फिर। तो ऐसा मत समझिए कि आप उनके साथ सिर्फ इमोशनली अटैच हैं। हमारी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग भी इसमें एक पूरा का पूरा योगदान दे रही है। सोचिए ना, लोग लॉटरी खरीदते हैं ना, लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, उसमें सक्सेस का चांस कोई प्रेडिक्टेबल तो नहीं है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, शायद सक्सेस ना भी मिले। तो लेकिन मन उसी में एडिक्टेड रहता है ना, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कौन सा शॉट सक्सेसफुल हो जाएगा, कब मुझे सक्सेस मिल जाएगी। वही वाली चीज़ यहाँ पर भी है कि मुझे नहीं पता कि कब मुझे अटेंशन मिल जाएगी, इसलिए मैं हर बार उनकी अटेंशन के लिए पूरी तरह से जो है एड़ी चोटी का जोर लगाता रहता हूँ या लगाती रहती हूँ। एक और चीज़ होती है कि जो रिजेक्शन है ना, ये वाली फीलिंग में जो ब्रेन के एरियाज़ काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, वही वाले एरियाज़ फिज़िकल पेन वाले ज़ोन को भी गवर्न करते हैं। तो जो रिजेक्शन वाली एक भावना है कि मेरी वैल्यू नहीं है, वो वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा अंदर से एक पीड़ादायक होती है। तो फिर हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारा रिजेक्शन ना हो, और इसके लिए कोई भी एक अच्छा बच्चा क्या करेगा कि वो और ज़्यादा कोशिश करेगा। एक चीज़ और होती है कि हम में से बहुत सारे लोगों को अंदर से ये वाला बिलीफ होता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। मतलब हमें ये लगता है कि किसी से अगर अटेंशन मिल गई ना हमें, तो इसका मतलब कि मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ पर अपने आप को हमें वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ नहीं, किसी को मेरा भी साथ चाहिए। ठीक है। अब जब कभी ऐसा होता है कि हमें इस वाली फीलिंग का एहसास कम होता है, ज़्यादा नहीं कराया जाता, तो फिर हम इस वाली फीलिंग का एहसास पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। इस तरह की जो मेंटालिटी है ना हमारी, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बचपन में हमारी जो कंडीशनिंग होती है ना, ज़्यादातर लोगों की, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, फिर भी ज़्यादातर लोगों को क्या समझाया जाता है कि अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको प्यार किया जाएगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब एक ये वाला सिस्टम है कि आपको प्यार या आपको इज्जत ये हमेशा अर्न करनी पड़ेगी। आपको कुछ एक काम ऐसे करने पड़ेंगे कि जो आप करेंगे ना, तभी फिर आपको भी जो है स्पेशल फील कराया जाएगा। तो वो वाला माइंडसेट हमारे अंदर बड़े होने के बाद भी रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमें लगता है कि रिलेशनशिप में अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, अगर हमें लव चाहिए, तो उसके लिए हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो फिर हम वर्क हार्ड करते हैं। मतलब फिर हम रिलेशनशिप को ना एक वो बिल्कुल नेचुरल कनेक्शन नहीं मान के चल पाते। फिर हमें ऐसा लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक
एक काम है जहाँ पे कि हमें एक्सेल करना है, जहाँ पे कि हमें हार्ड वर्क करना है, करेंगे हम तभी हम सक्सेसफुल होंगे। इसी वाले माइंडसेट के हिसाब से फिर जो सामने वाला व्यक्ति गलतियाँ भी कर रहा होता है ना, तो हम उसे गलतियाँ मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि मेरा फोकस इस बात पे होना चाहिए ना कि मैं क्या अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, मैं कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो बस हम अपने आप पर ही फोकस करते रहते हैं कि मुझे किस तरह से और ज़्यादा अच्छा करना है परफ़ॉर्म यहाँ पर। हम इम्प्रूवमेंट के लिए ना फिर देखा जाए तो किसी भी लेवल तक अपने आप को झुकाते चले जाते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताना स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता आपका। अब आपको यहाँ पे आगे हेल्प होना स्टार्ट होगी। पहला स्टेप है कि आपको अवेयर हो जाना है। आपको इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना है कि हाँ, आप इसका शिकार हैं। तो ज़रा सोचिए प्लीज़, थोड़ा-सा डीप डाउन टाइम निकालिए 5-10 मिनट और सोचिए क्या आप ही हमेशा चीज़ों को इनिशिएट करते हैं? कॉल करनी है, हेल्प करनी है किसी तरह से, कोई प्लान करना है, कोई भी एफ़र्ट करना है, तो क्या ज़्यादातर आप ही इनिशिएट करते हैं? क्या आप ही ज़्यादातर जब कभी भी कुछ एक मनमुटाव होता है तो आप ही झुकते हैं, आप ही उनके पास उन्हें मनाने जाते हैं? क्या आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों का फ़ॉलो-अप किया जाए? क्या ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर तभी आपके साथ में थोड़ा-सा अच्छा बर्ताव करते हैं या थोड़ा-सा आपको ज़्यादा अटेंशन देते हैं कि जब उन्हें कोई काम होता है आपसे, कोई उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट होता है आपसे? क्या ऐसा होता है कि अगर वहाँ से मतलब कि आप सपोज़ करो उनका फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे थे, टाइम पे नहीं आया है, तो आप अंदर से ज़्यादा एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं? आपको बेचैनी हो जाती है कि कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं करा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अगर इनमें से चीज़ों के आंसर्स येस हैं ज़्यादातर ना, तो इसका मतलब कि आप एक चेज़ साइकिल में पड़े हुए हैं फिर। आप इस रिलेशनशिप में एक्टिव रोल भी निभा रहे हैं, लेकिन आप ही भाग रहे हैं उनके पीछे। आप क्या करिए ना कि इस रिलेशनशिप में जो भी रियलिटी है एफर्ट्स की, कि कौन कितने एफर्ट्स कर रहा है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी चेक होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लग रहा है तो मान लिया, ठीक है? तो कहीं पर या तो नोट डाउन करिए या अपने मन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर के ऑनेस्टली सोचिए कि कौन है जो रिलेशनशिप में ज़्यादातर इनिशिएटिव लेता है, जो ज़्यादातर दूसरे की प्रायोरिटीज़ को भी इंक्लूड करता है, जो ज़्यादातर डिसीजंस लेने में दूसरे की भी ओपिनियन को शामिल करता है, दूसरे की भी बातचीत को मतलब हमेशा अपने मन में वैल्यू देता है। कौन है जो जल्दी अपना आपा नहीं खोता? कौन है जो पैचअप करने के लिए पहले आगे आता है? कौन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को रिलेशनशिप में इंक्लूड करता है, हमेशा यूज़ करता है? कौन है जो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत इनिशिएट करता है ज़्यादातर या सस्टेन करता है ज़्यादातर? कौन है जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है? कौन है जो रिलेशनशिप के बारे में दूर तक की सोच रखता है, जिसके सपने हैं, जिसके ड्रीम्स हैं? और अगर आपको ऐसा लगे ना इन सारे सवालों के बाद, या आप इसमें अपने सवाल भी जोड़ सकते हैं कि 80 से 90% तो ये वाला काम आप ही कर रहे हैं, तो फिर ये हो गया रियलिटी चेक कि यहाँ पर आपके साथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप ना जो भी रियलिटी है उसे कंपेयर करिए कि जो भी आपके मन में उम्मीद है उसके साथ में। कंपेयर कैसे करेंगे आप? एक कागज़ लीजिए, नोटपैड लीजिए, उसमें 2 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम है करंट स्टेटस का। मान के चलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्टेप है, आपको इसे करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। करंट स्टेटस वाला जो कॉलम है ना, पहला कॉलम, वहाँ पे आप जो रियलिटी है इस टाइम पर, उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे ना कि कई बार वो कॉल बैक करने में, रिस्पॉन्ड करने में घंटों ले लेते हैं। मैं वेट करता रहता हूँ या वेट करती रहती हूँ। ये रियलिटी है। आप लिखेंगे ना कि वो हैं जो कई बार लास्ट मोमेंट पे प्लान्स को चेंज कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। आप लिखेंगे ना कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने में इनकंसिस्टेंट हैं। कई बार वो नोटिस नहीं करते मेरी अपीयरेंस में कुछ अगर बदलाव है, या अगर मैंने कुछ उनके लिए चीज़ बनाई है, या मैंने उन्हें कोई सरप्राइज़ दिया है, तो कई बार वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। आप लिखेंगे ना, ये सब कुछ रियलिटी वाले कॉलम में आ रहा है। आप लिख सकते हैं कि उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, वो जब एक कुछ भी मनमुटाव हो गया उसके बाद अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं आने का, मुझे ही जाना पड़ता है, जो भी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ना, वो इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर आपको अपनी उम्मीद लिखनी है कि आप इस रिलेशनशिप में जो हैं, किस उम्मीद से, आपको लगता क्या उनके बारे में? कुछ तो पॉजिटिविटी लगती होगी ना। तो फॉर एग्जांपल आप ये लिखेंगे कि डीप डाउन वो मेरी केयर करते हैं, अंदर से मुझे वो प्यार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो मेरी वैल्यू समझ पाएंगे। मैं उनके साथ इसलिए हूँ कि वरना वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे या हो जाएंगी। अब जब आपने करंट स्टेटस पे लिख दिया और एक अपनी उम्मीद वाला कॉलम भी आपने फिल कर दिया, आप देख पाएंगे इसमें कितना बड़ा एक गैप है। ये जो गैप है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मीजरेबल क्लैरिटी देगा। और आप क्या करिए, उनका जो व्यवहार है उससे इतना अफेक्ट मत होइए।
आप अपने आप को ये समझाइए, बताइए कि ये तो उनका तरीका है, वो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। मतलब ऐसा मत करिए कि अगर उन्होंने आपके साथ में व्यवहार कुछ ऐसा किया कि आप में कुछ कमी निकाल दी, आपको मिनिमाइज़ कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, तो आपको ऐसा लगने लगे कि यार मुझ में कुछ कमी है, मुझे और ज़्यादा एफ़र्ट करना चाहिए, या मेरे जो एफ़र्ट्स थे वो ट्रू नहीं थे। ऐसा मत सोचिए। आप ये अपने आप को बताना स्टार्ट करिए कि इनका तो पैटर्न ही ऐसा है। आप एक काम और करिए, एक होता है मिरर टेस्ट। मतलब कि ये जो आपके साथ में घटित हो रहा है ना, जो भावनाओं से आप जूझ रहे हैं, सोचिए कि आपका एक मित्र आपके पास आया है और आपसे ये सारी की सारी चीज़ें बयान कर रहा है कि ऐसा-ऐसा है उनके साथ में। तो बिल्कुल अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए कि आप उन्हें उस कंडीशन में क्या सलाह देंगे? वही वाली सलाह आपके लिए भी एप्लीकेबल है पूरी तरह से। इसको हम साइकोलॉजी में पता है क्या कहते हैं? सेल्फ डिस्टेंसिंग। और ये बड़ा यूज़फुल एक टूल होता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग करने का मतलब है कि हम अपने आप से जब एक तरह से थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बात करना शुरू करते हैं, अपने आप को एनालाइज़ करना शुरू करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लैरिटी आती है। इससे हमारे डिसीजंस में कोई बायस नहीं रहता। और आप क्या करिए कि जो आपकी सेल्फ वर्थ है ना, उस पे काम करना है तो ज़रूरी है, तो आप समझ ही रहे हैं। तो सेल्फ वर्थ पे आप इंटरनली काम करना स्टार्ट करिए। आप ना एक्सटर्नली डिपेंडेंट मत रहिए। लोगों पे, वातावरण पे, बाहर के वैलिडेशन पे मत डिपेंडेंट रहिए। आपकी सेल्फ वर्थ अंदर से बन के आनी चाहिए। तो आप प्लीज़ उन बातों को याद करिए कि जिन्हें याद करके आपको अच्छा लगता है, खुद पे गर्व सा होता है, अचीवमेंट की फीलिंग आती है अंदर से, स्पेशल लगता है। उन चीज़ों को आप याद भी करिए, अपने आप को थोड़ा रिमाइंडर दीजिए कि आपने उस टाइम पर ऐसा किया था, आपके बारे में लोग ये अच्छी बात करते हैं। जो भी आपने काइंडनेस दिखाई है, जो भी आपने लोगों को सपोर्ट किया है, लोगों को कोऑपरेट किया है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आप इन सारी की सारी बातों को याद करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपकी वैल्यू है, आपकी सेल्फ वर्थ है। और जब सेल्फ वर्थ मेरी एक है, वो वाली फीलिंग आएगी ना, तो जब कहीं से भी आपको ऐसा कुछ हिंट आएगा ना कि मेरी सेल्फ वर्थ पे निशाना साधा जा रहा है, वो खतरे में है, तो आपके अंदर से फिर एक सिस्टम रेबल करने की कोशिश करेगा, आपको रियलिटी बताने की कोशिश करेगा। और आप क्या करिए कुछ दिनों के लिए कि वहाँ पर इन्वेस्ट करना बंद करिए जहाँ से आपको रिटर्न आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ दिनों के लिए ना ऐसा करिए कि मैं अब अपनी तरफ से ना कोई भी इनिशिएटिव नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, या मैं बहुत कम कर दूँगा इनिशिएटिव लेना। अपनी तरफ से आप जो कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सब कुछ आप काफ़ी ना रिड्यूस कर दीजिए। अपनी तरफ से आप कुछ दिनों के लिए ना उन्हें ओवर एक्सप्लेन करना भी बंद करिए। जो आपके अंदर की ये फितरत है ना कि उन्हें लगातार ये एहसास दिलाना कि हाँ मैं हूँ, आई केयर फॉर यू, उस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ पॉज करिए, क्योंकि आप यहाँ पे आप डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से आप चेक इन लगातार मत करिए उनको, सिर्फ ऑब्जर्व करिए उसके बाद कि क्या होता है। अगर आपको अपोजिट साइड से फिर सिर्फ एक तरह से ब्लेम मिले या उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इस रिलेशनशिप को आगे आप ही लेकर के जा रहे थे, आप ही से पुश कर रहे थे लगातार, वरना उनकी तरफ से तो कोई एफर्ट है नहीं यहाँ पे। जब आप इस रियलिटी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको डेटा पॉइंट मिल रहा है कि मैंने एक स्टेप अगर पीछे लिया तो रिलेशनशिप ही पूरी ये धंसने लगी उस जगह पर, आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आप क्या करिए कि जब भी आप किसी इमोशनल स्टेट में हैं, तो उस टाइम पर प्लीज़ आप ना 10 मिनट का कम से कम एक गैप लीजिए। मतलब तुरंत रिएक्ट मत करिए, क्योंकि ज़्यादातर इमोशनल चेजिंग जो हो रही होती है ना, वो इन्हीं मोमेंट्स में हो रही होती है, जब आप अंदर से भावावेश में आए हुए हैं। जब हम हाई इमोशनल स्टेट में होते हैं, पता है क्या होता है, हमारा ब्रेन उस टाइम पर लॉजिक्स को ठीक से समझ नहीं पा रहा होता, प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। पूरी संभावना है कि जो भी आप रिएक्ट करेंगे ना, वो रिएक्शन आपका बुद्धिमत्ता वाला नहीं होगा, बाद में आपको उस पर पछतावा होगा। मन में कोई भी फीलिंग आ रही है, आपने फटाक से लंबा सा मैसेज लिख दिया कि अब टाइप करके मैं भेज देता हूँ, तो प्लीज़ उस टाइम पर आप थोड़ा पॉज लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो एक तरह से इम्पल्सिव ओवर इन्वेस्टमेंट है ना उनमें, वो कम हो जाएगा, क्योंकि इमोशनल स्टेट में हम भी लाइनें क्रॉस कर जाते हैं ताकि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, ताकि हम उन्हें एक तरह से कवर देते हैं। हमारी एक जो एक टेंडेंसी होती है ना, प्रोटेक्टिव टेंडेंसी किसी भी रिलेशनशिप में दूसरे को लेकर के, वो किसी भी इमोशनल स्टेट में फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर दूसरे की गलतियाँ वलतियाँ भी हम दरकिनार कर देते हैं। हमें बस ये लगता है कि ये क्राइसिस कंडीशन है, इस टाइम पे कुछ भी ऐसा करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर कई बार हम अपने आप की ही गलतियाँ निकाल करके उन्हें बताना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस पूरे के पूरे ट्रैप से बचना है। एक आपको चीज़ और बताता हूँ कि जब आप चेजिंग करना कम करेंगे ना, तो फिर आपको अंदर से बुरा भी लगेगा, आपको विड्रॉल भी आएगा, डिस्कम्फर्ट होगा आपको, फॉर श्योर बता रहा हूँ मैं ये।
तो आप अपने आप को ये समझाइए कि ये जो डिस्कम्फर्ट है ये इसलिए नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जो कोई बहुत वैल्यूएबल था, आप एक तरह से उससे शायद दूर हट जाएंगे, वो वाली संभावना बढ़ रही है। ये वाला डिस्कम्फर्ट इसलिए है कि आप अपने अंदर का एक जो पैटर्न है उसे ब्रेक कर रहे हैं। एक जो बहुत पुराना एक अनहेल्दी पैटर्न आपके ब्रेन में जो सेट है ना, आप उसे तोड़ रहे हैं। तो विड्रॉल प्रोसेस को आप एक्सपीरियंस करिए, उसके साथ रहिए, उससे बिल्कुल भी छुपिए मत, भागिए मत। अंदर से दुख हो रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस फीलिंग में रहूँगा। मुझे मन भी कर रहा है ना कि मैं तुरंत अभी मैसेज का रिप्लाई बैक कर दूँ, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अब पहले वाला नहीं हूँ। मैं पहले वाले बिहेवियर्स में नहीं पढ़ूंगा। मैं अपने आप को अब ऑप्टिमाइज़ करूँगा नई रियलिटी के हिसाब से, नई अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और आप क्या करिए कि जब भी मन में इच्छा आ रही है ना बहुत ज़्यादा कि मैं अभी उन्हें रीच आउट कर लूँ, उनके साथ में टाइम बिता लूँ, तो थोड़ा-सा उस वाली चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट से। मतलब कि आप कुछ ऐसी गतिविधियों में उस टाइम पार्टिसिपेट कर लीजिए कि जिनसे आपको अच्छा लगे, और उस अच्छे लगने में वो शामिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी और व्यक्ति से बात कर ली कि जो आपको समझते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, या आपने उस टाइम पर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, आप कहीं घूमने के लिए बाहर चले गए, ठीक है, आपने कोई कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, आपने थोड़ी डांसिंग कर ली म्यूज़िक लगा करके, या आपने सिर्फ गार्डन में वॉकिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, या आपने कुछ टाइम के लिए बैठ के डीप वर्क कर लिया जहाँ पर कि फोकस की ज़रूरत है। अपना अपना काम कर लिया, आपने स्टडी कर लिया, वर्क कर लिया, कुछ भी। और आप क्या करिए कि अपना जो डिजिटल एक्सपोज़र है, मोबाइल वगैरह ना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स में। डिजिटल एक्सपोज़र को कम करिए, मतलब कि जो आपकी एक हैबिट हो जाती है ना आपकी, मतलब कि जो भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि वो ना डिजिटल चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई लास्ट मैसेज उन्होंने क्या पोस्ट किया था, लास्ट फ़ोटो क्या डाली थी, स्टोरी क्या है, उनकी रील क्या है, ऑनलाइन कब थे। ये सब चेक करने में जो हम अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, जो अपना ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लगाते हैं ना, तो हमारी हैबिट्स के जो लूप है इतने स्ट्रांग बन जाते हैं ना कि फिर हम एक्चुअली उनके बारे में ही हमारा मन हमेशा सोचता रहता है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मिलती जुलती है लेकिन है अलग वैसे पूरी तरह से, कि हमारी एक ये भी हैबिट होती है कि इमोशनल सर्वेलेंस करने की, कि जो भी उन्होंने हमें मैसेज किया था, जो हमारी पुरानी चैट्स हैं, हम उन्हें पढ़ते रहते हैं इस उम्मीद में कि हम बार बार पढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ नया मैसेज पता लग जाएगा, या शायद हमें थोड़ी कुछ अपनी गलती पता लग जाएगी, या हमारी जो भावना है उनके लिए प्यार मोहब्बत वाली, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा कनेक्शन और डीप हो जाएगा। तो ये वाले काम भी आपको नहीं करने हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं आपके बीच में, आप उन्हें बार बार रिविज़िट करना बंद करिए। ये ख़तरनाक है। इससे आपके ब्रेन को एक बार बार स्टिमुलेशन मिल रहा है। आप अपने ब्रेन को यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका गंतव्य तो ये है कि अब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, लेकिन आप ये सब कुछ करके ना अपने ब्रेन को फॉल्स सिग्नल दे रहे हैं। एक चीज़ और करिए, इससे आपकी सेल्फ वर्थ भी बनेगी, आपको क्लैरिटी भी आएगी, मुश्किल भी नहीं है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि मतलब कुछ एक रूल्स बन जाएं आपके और उनके बीच में, जो कि बिल्कुल नॉन निगोशिएबल हों, कि अगर उन रूल्स को तोड़ा गया ना, फिर प्रॉब्लम है, फिर रिएक्शन आएगा, फिर रिपरकशन होगा। मतलब ये नहीं कि कोई सीन बनाया जाएगा, लेकिन फिर व्यवहार आप अपना बदलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 3 रूल्स बताता हूँ कि आपने ये रूल बनाया कि जो कम्युनिकेशन है ना वो कंसिस्टेंट होगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि बीच में लंबे लंबे गैप्स आ जाएं कि जब आपस में बातचीत ही ना इनिशिएट हो, और जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफ से होगा। पहला रूल हो गया कि बायलेटरल और कंसिस्टेंट। दूसरा रूल है कि कोई भी टेम्पर अपना लूज नहीं करेगा, एक बेसिक रेस्पेक्ट हमेशा बातचीत करने में दी जाएगी दूसरे को। तीसरा रूल कि जब भी कभी डिसीजंस लेंगे ना, तो हमेशा दूसरे के ओपिनियन को मांगा भी जाएगा और वैल्यू भी किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा अपने पूरे के पूरे डिस्कशन में। अब यहाँ पर क्या, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, आप इस तरह के रूल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी रूल जो है वो तोड़ा गया, आपके पास डेटा पॉइंट आ गया ना कि आपके जो बेसिक मिनिमम सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो भी वो मैच नहीं कर पा रहे, इतना भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपना डोमिनेशन चाहते हैं रिलेशनशिप में। इसका मतलब कि वो इस रिलेशनशिप को एक एडवांटेज की तरह ही तो यूज़ कर रहे हैं ना फिर। और आप क्या काम कर सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज बना दीजिए, डिफाइन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। बाउंड्रीज का पर्पज़ ये होता है कि उससे मतलब अगले व्यक्ति को हमें कैसे ट्रीट करना है, उस चीज़ में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कम्युनिकेशन बाउंड्री सेट कर दी कि मैं रात को 12 बजे के बाद फिर ना फ़ोन पे नहीं आ पाऊँगा, सुबह 7 बजे तक। तो अगर कुछ बहुत अर्जेंट है फिर तो कोई बात नहीं,
वरना इस बाउंड्री का ध्यान रखा जाए। फिर आप देखिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना ध्यान रखता है आपकी बाउंड्री का। आप ये बाउंड्री बना सकते हैं कि बातचीत जो है ना वो हमेशा रिस्पेक्टफुल होगी। अगर मुझे किसी भी टाइम पे ऐसा लगा कि मेरे साथ में कुछ इंसल्टिंग बात हो रही है, कुछ सार्कास्टिक रिमार्क्स मारे जा रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली मुझे प्रूफ किया जा रहा है या अपना आपा खोया जा रहा है, तो मैं उस टाइम पर फिर बातचीत आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। आप इमोशनल बाउंड्रीज़ में अपने पर्सनल स्पेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि हर हफ्ते मेरे पास 2 घंटे का बिल्कुल एक ऐसा टाइम हो कि जो सिर्फ मैं अपने साथ बिताना चाहता हूँ। उस टाइम पर मैं कुछ सोचता हूँ या मैं कुछ करता हूँ अपने लिए, वो मेरा अपना सेल्फ टाइम है। आप लाइफ़स्टाइल की बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं ना जो भी फंक्शंस आपके हैं, इवेंट्स हैं, मैं सब के सब अटेंड करूँगा जितने भी मैं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं कोई नहीं अटेंड कर पाया तो वहाँ पर आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मुझे एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना था या मेरे लिए कोई और चीज़ उस टाइम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह से आप उन्हें प्राइवेसी वाली बाउंड्री भी बना के बता सकते हैं कि मैं ये नहीं अच्छा महसूस करता कि कोई मेरा फ़ोन चेक करे, कोई मेरा लैपटॉप चेक करे, कोई मेरे कमरे की तलाशी ले। इसलिए आपको मन में कोई भी सवाल आ रहा है ना, तो आप उनसे बात करें, लेकिन आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेरी बातों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। फ़ोन वगैरह चेक करने को मैं अलाउ नहीं कर पाऊँगा। आप फाइनेंशियल बाउंड्री भी बना सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारे शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं ना, मैं उसमें इतना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। अगर कभी उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की नौबत आ रही है ना, तो प्लीज़ हमें पहले से ही बैठ कर के डिस्कस करना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को तैयार कर पाऊँ, ताकि मैं अपने आप को समझा पाऊँ इस चीज़ के बारे में। आप इंटीमेसी की बाउंड्रीज़ भी बना सकते हैं क्योंकि कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, कम्फर्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप तो उसमें एक पार्टिसिपेंट है ना इसलिए। तो आप बिल्कुल डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर मैं कंफर्टेबल फील करूँगा या करूँगी तभी आई विल से येस, और अगर मेरी नो है तो वो बिना किसी प्रेशर के रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट होनी चाहिए आपको। अगली चीज़ पता है क्या है? आप उन्हें अनलिमिटेड चांसेस मत दीजिए। पहली बार गलती करिए तो समझ में आता है, ठीक है, इट्स ओके बोल दिया हमने, उन्हें बता दिया, समझा दिया या वो खुद समझ गए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जब सेम तरह की गलती दूसरी बार हुई है ना, तो ये तो फिर शायद उनका पैटर्न है, ये तो शायद वो हैबिचुअल हैं, ये तो शायद वो आपको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है? ये रेड फ्लैग है, मैं इसे नोट करके अपने मन में रखूँगा। अब जब तीसरी बार अगर सेम तरह की गलती रिपीट हो गई है ना, तो इसका मतलब तो फिर कि आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 3 बार हुई है ना, तो इसका मतलब आगे भी होती रहेगी। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि वो हर बार कुछ भी कर लेंगे और फिर आपके पास आ जाएँगे तो आप अपने आप को तुरंत एक रीसेट बटन दबा देंगे। ऐसे कोई आप मशीन थोड़ी ना हैं, आप भी ह्यूमन हैं, आपके भी इमोशंस हैं, आपका भी वैल्यू सिस्टम है, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं यार, आपकी भी नीड्स हैं, आपको भी प्यार चाहिए। एक और काम करिए, आपकी अपने जीवन में ना एक रूल बनाइए कि जो भी मेरे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाएगा ना, मैं उनके साथ में अपना कनेक्शन कम कर दूँगा या कम कर दूँगी। मतलब आई माइट लूज़ देम, ये अपने मन को आप बता दीजिए और आप इस फीलिंग से कंफर्टेबल हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये भी अपने आप को बता दीजिए। क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, आप एक्चुअली यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे उस रिलेशनशिप की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा, आपका एक वर्क स्पेस होगा ना, कोलीग्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके कभी भी लगे ना कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल ये अपने मन में नॉर्मलाइज कर दीजिए कि ऐसे में मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देंगे ना, तो फिर आपका मन इस रिलेशनशिप में भी फिर बहुत ज़्यादा अटकेगा नहीं, क्योंकि अब आपका ये एक तरह से ये हैबिचुअल डिफ़ॉल्ट पैटर्न बन गया है कि आप जहाँ पर वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ से आप अलग हटते हैं। अगला काम आपको क्या करना है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी अटेंशन है ना, वो आप थोड़ा उस तरफ रिडायरेक्ट करिए कि जहाँ पर आपकी वैल्यू होती है, ठीक है? आप मतलब अपनी अटेंशन को चैनलाइज़ करेंगे उस जगह पर, उन लोगों पर जो आपका ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ मन में सोचिए कि कौन है जो मेरी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं हर तरह से। ऐसे भी लोग आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके समाज में होंगे ना, तो उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी अटेंशन बहुत नैरो होती है, तो ज़्यादातर ये एक ही व्यक्ति पर केंद्रित रहती है। तो जो आप रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं ना, जब आप उनसे इस अटेंशन को हटाएँगे तभी तो आप दुनिया में देख पाएँगे ना कि आपकी ज़रूरत लोगों को है। कोई तो है ना दुनिया में कि जिसको आपसे फ़र्क पड़ता है, जो चाहता है कि आप खुश रहें या जो चाहती हैं कि आप हेल्दी रहें, आप सपोर्टेड रहें, आपको हमेशा चेक इन करते रहते हैं फॉर योर वेल बीइंग। अगला स्टेप है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो हेल्दी बिहेवियर को अपनाए हमेशा, एक्नॉलेज करे हमेशा। मतलब एक वैल्यू सिस्टम बिल्ड करना है आपको। राइट नाउ आपका ब्रेन क्या कर रहा है कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा, आप समझिए, एडिक्टेड है किन चीज़ों से? इंटेंसिटी से,
अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, एक इमोशनल स्पाइक से। तो आपको इन पैटर्न्स को चेंज करना है कि आपका ब्रेन किन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करे, रिस्पेक्ट को, ईज को, सिंप्लिसिटी को, सरलता को, म्यूचुअल एफर्ट को। ठीक है, आप जब एक तरह से अपने ब्रेन के अंदर एक हेल्दी बिहेवियर की डेफिनेशन ही बदल रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि देखो मैं अभी तक जो कर रहा था ना वो अनहेल्दी है, तो फिर आपका ब्रेन भी एक फास्ट लर्नर होता है। फिर आपके मन में ऑटोमेटिकली ख्याल ही इस तरह के आना शुरू होंगे ना कि जिसमें आप ज़्यादातर इस तरह की लाइफ को चेस करना शुरू करेंगे जो लाइफ स्टेबल है, जो लाइफ प्रेडिक्टेबल है, जो लाइफ सेफ है। तो आप क्या करिए कि लाइफ में आपकी जो कुछ भी एक सामान्य घटित होता है ना उसकी भी वैल्यू करना मन में स्टार्ट कर दीजिए। आपको कहीं से एक रिप्लाई की उम्मीद है, रिप्लाई टाइम पे आ गया, तो अपने मन में आप इस बात को अप्रिशिएट करिए ना, क्योंकि रिप्लाई बहुत लेट भी तो आ सकता था ना। आपने किसी के साथ आज बातचीत की और आपसे बातचीत उन्होंने बहुत सभ्यता से की, तो आप मन में इस बात को भी अप्रिशिएट करिए ना, क्योंकि शायद वो आप में इंटरेस्ट ना दिखाते, शायद आपसे रूड बात करते, शायद अपनी बातों को ऊपर रखते। आपको बराबरी का दर्जा दिया ना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, एक वैल्यू है। आप इसे एक्नॉलेज करिए अपने अंदर। अब आप नेक्स्ट क्या करिए ना कि आप आगे बढ़िए अपने जीवन में। मतलब सिर्फ रॉन्ग प्लेस से निकलना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, राइट प्लेस में जाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे लोगों के साथ में आप उठिए बैठिए, मिलिए जुलिए, जहाँ पर आपकी एनर्जी मैच करती है, जहाँ पर वो लोग भी एफर्ट करते हैं आपके साथ। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में आपको भी सपोर्टेड फील कराया जाता है, आपकी भावनाओं को रेसिप्रोकेट किया जाता है। मन में इमेजिन करिए कितना अच्छा होता होगा ना कि आप किसी के साथ में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करके आए हैं और उसके बाद भी आप रिलैक्स हैं, आपको मन में एंग्जाइटी नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, आप अपनी बातचीत को ओवर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप इस बात के लिए एंग्जाइटी में नहीं जा रहे हैं कि मुझे वहाँ से कब रिस्पॉन्स आएगा। तो अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में आप हेल्दी बिहेवियर को प्राथमिकता भी दें और एक्टिवली आगे बढ़ करके चूज करें, ढूंढें, इंक्लूड करें और सेलिब्रेट करें। और आप क्या करिए कि जब भी कभी आप अपने मन में ये जो पुराना पैटर्न आपका चल रहा है, पुराना जो बिहेवियर आप करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप इसमें से कोई एक भी चीज़ को ब्रेक करें ना, अपने मन में प्लीज़ एक्नॉलेज करिए उस बात को। हाँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं तुरंत फ़ोन कॉल कर दूं, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने रेजिस्ट किया। ठीक है, इससे आपकी अपनी आइडेंटिटी अंदर से बदलेगी, आपका अपने लिए सम्मान बढ़ेगा। और जब एक बार ब्रेन को सम्मान लेने की आदत होना शुरू हो जाती है ना, फिर वो उसी रास्ते पे आगे जाता है। तो अपने आप को आप प्लीज़ एक्नॉलेज करें, क्योंकि ये सब कुछ ना इतना आसान नहीं है। और जो काम मुश्किल होता है ना, उस काम में जब जीत मिले ना, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट हमें तो खुद करना ही चाहिए ना, पता नहीं दुनिया हमें करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर अपनी सेल्फ वर्थ के लिए आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और अगर आपकी सेल्फ वर्थ इंटैक्ट नहीं है तो आप हमेशा अपने आप को एक डोर मैट की तरह यूज़ होने देंगे। तो प्लीज़ मत करिए ऐसा।